लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, 3 टॉपिक को हमने क्लियर किया था। एसएससी जीडी के मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर चल रही हैं और एक फ्री रहेंगी भी। पूरा सिलेबस आपका क्लियर कराया जाएगा, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। यदि आप उपस्थित हो गए हैं, वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं, तो लाइक कर दें ताकि हमें भी पता चल रहा है कि कौन कौन किसको यह वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपनी क्लास को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया हमारा आज का टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है आपको सबसे पहले यही जानना है। तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो मूल भाषा की धातु होती है, उस धातु में नाम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगा, ठीक है। धातु में नाम प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगा। जैसे मूल भाषा का धातु क्या है, चल। अब चल में यदि ना प्रत्यय जोड़ दे तो चलना हो जाएगा, और चलना एक प्रकार का क्रिया है, ठीक है। चलना से क्या स्पष्ट हो रहा है, किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। तो चलना, दौड़ना, सोना, रोना, ठीक है, तो ये सभी क्रिया हो जाएंगी। तो क्रिया उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, आपको भी लिखना है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। क्रिया के टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि मूल भाषा के धातु में, अब धातु क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि धातु क्या है। तो धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया का मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। तो इतना आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं मूल भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। मूल भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाता है। क्रिया बन जाता है। अब जैसे धातु तो आप लोग समझ ही गए कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब देखिए जैसे यदि देखिए इसमें, तो जैसे हो जाएगा हमारा क्या परिभाषा है कि धातु में ना प्रत्यय, यानी धातु यदि है इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया। यहाँ पर लिख सकते हैं धातु ना। या फिर देखिए धातु की जगह यदि लोग चल लिख दे, मूल क्रिया का मूल रूप है चल। अब चल में हम लोग जोड़ दे ना प्रत्यय तो हो जाएगा चलना। चलना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चल में ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग और यदि देखें तो पढ़ में यदि ना प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना हो जाएगा। तो चल में ना जोड़ेंगे चलना, पढ़ में ना जोड़ेंगे पढ़ना। हंस, इसमें ना जोड़ देंगे हम लोग तो हंसना हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मूल भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया, या फिर जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहेंगे। जैसे चलना, चलने से किसी कार्य का होना पाया जा रहा है तो क्रिया हो गया। पढ़ना, कोई पढ़ रहा है, कार्य का होना पाया जा रहा है। हंसना, हंस रहा है कोई, तो इससे भी किसी कार्य का होना पाया जा रहा है तो वह क्रिया हो जाएगी। अब ये हो गई क्रिया। अब क्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया कितने प्रकार का होता है, कर्म के आधार पर क्रिया किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार का होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में कितने प्रकार का क्रिया दिया है, तो उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप सभी लोग। इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, भेद या प्रकार। और इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़े होंगे, हिंदी में सकर्मक और अकर्मक पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं पढ़े हैं यदि तो आज पढ़ लीजिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होता है? तो इसमें हो जाएगा पहला आपका अकर्मक। अकर्मक, ठीक है, अकर्मक। अब अकर्मक का क्या मतलब है? तो अकर्मक यानी कि ऐसा कोई वाक्य है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं। या फिर ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्म हो ही नहीं, तो उसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं होगा तो अकर्मक ही होगा ना, जब कर्म है नहीं तो अकर्मक हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म रहता तो कर्म पर पड़ता, लेकिन कर्म है ही नहीं तो कहाँ पड़ेगा? क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो लिख लीजिए अकर्मक का परिभाषा। इसमें दो बातें आपको लिखनी है। पहला बात क्या है? पहला बात इसमें हो जाएगा आपका कि कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा अकर्मक में। दूसरा क्या होगा कि दूसरा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। कर्ता तो पता होगा आपको ना कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ता पर पड़ेगा। तो कर्म नहीं होगा और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। जैसे अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो अकर्मक क्रियाएं में हो जाएंगी सोना, सोना यानी स्लीप, सोना, रोना, हंसना, उठना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं जो हैं अकर्मक होती हैं। ठीक है, अभी हम आपको पहचानना भी बताएंगे कि सकर्मक कहाँ होगा, अकर्मक कहाँ होगा। और छोटा सा तरीका होगा जिसे आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ेंगे और सकर्मक और अकर्मक आसानी से पहचान लेंगे कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, वाक्य दे देगा और पूछेगा कि यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए ये सब हो गए अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्या हो जाएगा? सकर्मक यानी कर्म सहित होगा। अकर्मक में कर्म रहित था, सकर्मक में कर्म सहित होगा। रहित मतलब कर्म नहीं है, सहित मतलब कर्म के साथ है। तो सकर्मक
यानी कर्म के साथ होगा। तो पहला बात हो जाएगा कि इसमें कर्म होगा सकर्मक में, और दूसरी बात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, पहली बात क्या हो जाएगा कि कर्म होगा, दूसरा बात इसमें हो जाएगा कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है, तो सकर्मक क्रिया में हो जाएगा पढ़ना, पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना। सकर्मक क्रिया में पढ़ना हम लोग लिख सकते हैं, लिखना लिख सकते हैं, पढ़ना लिखना। सोना सोना नहीं, सोना तो अकर्मक क्रिया, पढ़ना लिखना लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम लोग लिख सकते हैं पढ़ना लिखना, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पीना देखना। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये हो जाएंगी आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कर्म नहीं होगा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। सोना रोना हंसना उठना उड़ना। सकर्मक क्रिया कर्म होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। यहाँ पर कर्ता पर पड़ रहा था, यहाँ पर कर्म पर पड़ेगा। इसमें पढ़ना लिखना पीना देखना, तो ये हो जाएंगी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अभी आप सकर्मक देखेंगे तो सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, सकर्मक क्रिया के दो भेद है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया, कोई भी वाक्य सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, कैसे पहचानेंगे, तो इसको भी हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें सकर्मक क्रिया के भेद। दूसरा हमारा टॉपिक है सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार के हैं सकर्मक क्रिया। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा इसमें एक कर्मक, और दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक। द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक हो जाएंगे सकर्मक क्रिया के भेद में। ठीक है, अब एक कर्मक यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो, जैसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक कहेंगे, नाम से स्पष्ट है। द्विकर्मक यानी ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म हो तो उसे द्विकर्मक कहेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। देखिए अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों यहाँ पर कर्म है तो एक कर्म है यहाँ पर। दूसरा देखिए अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। तो देखिए पढ़ाना क्रिया है, अध्यापक करता है, हिंदी इसमें कर्म है। ऊपर वाले में अध्यापक करता है, पढ़ाया क्रिया है और छात्र कर्म है। तो एक कर इसमें है, कर्म इसमें है और एक कर्म इसमें है। तो देखिए एक कर्मक हो जाएंगे। और देखिए द्विकर्मक, देखिए द्विकर्मक यानी दो क्रिया होंगी। तो कैसे होंगी, क्रिया नहीं दो कर्म होगा। तो दो कर्म वाला देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, छात्रों को हिंदी पढ़ाया। अब देखिए
अध्यापक कर्ता हो गया, पढ़ाया यानी पढ़ाना क्रिया हो गया, छात्र और हिंदी ये दोनों कर्म हो गए। तो इसमें दो कर्म है तो यह द्विकर्मक हो गया। तो यह हो जाएगा सकर्मक के दो प्रकार, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब द्विकर्मक में यदि हम लोग देखें तो द्विकर्मक में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है मुख्य क्रिया और एक होता है गौड़ क्रिया, वही द्विकर्मक में आता है इसके अंतर्गत। तो उसको भी लिखिए और एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द्विकर्मक के भेद। द्विकर्मक के भेद इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा है द्विकर्मक। द्विकर्मक, सकर्मक में दूसरा प्रकार है द्विकर्मक। द्विकर्मक, द्विकर्मक यानी दो कर्म। इसमें कितने कर्म होंगे? तो इसमें कर्म हो जाएंगे आपके दो। तो इसमें दो कर्म होंगे। अब दो कर्म कौन से होंगे? तो एक हो जाएगा मुख्य कर्म, एक हो जाएगा गौड़ कर्म। तो लिखिए मुख्य कर्म और दूसरा हो जाएगा इसमें गौड़ कर्म। तो ये दो प्रकार के कर्म हो जाएंगे द्विकर्मक में। अब मुख्य कर्म और गौड़ कर्म कैसे, कौन होगा मुख्य कर्म और कौन होगा गौड़ कर्म, तो उसे भी हमें जानना है। देखिए कैसे जानना है। तो मुख्य कर्म के बारे में यदि बात करें तो मुख्य कर्म लिखिए, मुख्य कर्म जो होता है क्रिया के ठीक पहले प्रयोग होता है। मुख्य कर्म जो है क्रिया के ठीक पहले प्रयोग होगा, पहला बात। और दूसरा बात, मुख्य कर्म सदैव निर्जीव होगा। निर्जीव यानी उसमें जीव कोई नहीं होगा, कोई वस्तु होगा, इस प्रकार से होगा, यानी निर्जीव होगा, सजीव नहीं होगा। और निर्जीव सजीव तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इसमें देखिए मुख्य कर्म में पहला क्या हो जाएगा कि क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होगा। और दूसरा इसमें हो जाएगा कि यह निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। दूसरा इसमें हो जाएगा यह निर्जीव होगा। अब गौड़ कर्म के बारे में बात करें थी तो गौड़ कर्म जो होता है मुख्य कर्म से पहले प्रयोग होता है। देखिए पहले क्रिया यहाँ पर होगा प्रयोग लास्ट में, क्रिया से पहले मुख्य कर्म और मुख्य कर्म से पहले आपका गौड़ कर्म। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि मुख्य कर्म से पहले प्रयोग होगा, मुख्य कर्म से पहले प्रयोग होता है गौड़ कर्म। और दूसरा बात इसमें कि यह सदैव सजीव होगा, सजीव होगा, सजीव होगा, गौड़ कर्म सदैव सजीव होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और एक और बात आपको याद रखनी है, कौन सी बात? कि जो मुख्य कर्म है उसके साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा मुख्य कर्म के साथ। गौड़ कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए कि मुख्य कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। मुख्य कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, जबकि गौड़ कर्म के साथ हो सकता है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यदि आपको कभी कहीं भी मुख्य कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग दिख जाए तो समझ जाइए कि वह वाक्य गलत है, अशुद्ध है, ठीक है। तो देखिए वाक्य शुद्धि जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। वहाँ पर हम लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे। वाक्य और वाक्य शुद्धि, इस चैप्टर से वाक्य और वाक्य शुद्धि से आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वाक्य शुद्धि, आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होगा, यदि कहीं हो गया तो समझ जाइए कि वह वाक्य अशुद्ध है। तो मुख्य कर्म और गौड़ कर्म हो गया। अब हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा अकर्मक है और कौन सा सकर्मक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है कि अकर्मक और सकर्मक को कैसे पहचानें। नोट बना के लिखिए उसको। अकर्मक और सकर्मक को कैसे पहचानेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि यदि कोई वाक्य सकर्मक होगा तो कब होगा, जब आप उसमें आपको पता करना है कि यदि वाक्य सकर्मक है तो उसमें क्या या किसको का प्रश्न पूछ दीजिए। प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिल जाता है तब तो वह सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तब वह अकर्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका पहला। और ये उम्मीद है आप लोग बहुत जगह पढ़े भी होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा भी देखेंगे कि कैसे पहचाने एकदम इजी तरीके से। तो पहला लिख लीजिए कि क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तब वह सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक होगा। तो इसे आपको याद रखना है। सकर्मक कब होगा कि क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तब वह सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक हो गया। अब उदाहरण यदि देखें, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है। देखिए, मोहन किताब पढ़ रहा है, अब यह वाक्य दे दिया और आपसे पूछे कि यह सकर्मक है या अकर्मक है, तो आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मोहन हंस रहा है। अब ये दो वाक्य हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है। तो कैसे कर पहचानेंगे, आपको करना क्या है कि क्या और किसको से प्रश्न करना है, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक। तो पहले वाले में कीजिए प्रश्न। अब देखिए, जो कर्म है इसके स्थान पर हम लोग क्या या किसको रखेंगे। तो हम लोग यदि कह दें कि मोहन क्या, किताब की जगह क्या रख दें, मोहन क्या पढ़ रहा है, तो देखिए प्रश्न बन जा रहा है सही से एकदम कि मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, तो यह सकर्मक हो जाएगा। तो यह पहला वाक्य आपका सकर्मक हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कि मोहन हंस रहा है, तो मोहन क्या हंस रहा है, कोई प्रश्न बना, मोहन क्या हंस रहा है, या फिर मोहन किसको हंस रहा है, कोई प्रश्न नहीं बना, तो यह अकर्मक हो जाएगा। तो लिख लीजिए दूसरा वाक्य आपका अकर्मक हो जाएगा। तो क्या या किसको को आप कर्म की जगह रख के चेक कर सकते हैं कि सकर्मक है या अकर्मक, ठीक है। तो ये हो गया इसमें पहला नोट में। नोट को आप लोग एकदम अच्छे से रखिए, लिख लीजिए। जैसे नोट आप अच्छे से रखते हैं ना नोट, उसी तरह इस नोट को भी अच्छे से रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये नोट वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए नोट में, आप इसको 2000 का नोट समझिए और अच्छे से संभाल के रखिए। नेक्स्ट है दूसरा इसमें है कि यदि कभी भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वह निश्चित ही सकर्मक होगा, और यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं है तो अकर्मक हो सकता है, होगा। तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तो वह सकर्मक होगा। कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तब वह
सकर्मक होता है, सकर्मक होता है। तो लिख लीजिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तो वह सकर्मक होता है। जैसे में देखिए, यदि तो मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ा, किताब पढ़ा, तो मोहन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक होगा। तो मोहन ने किताब पढ़ा, यदि ने विभक्ति आपको दिख जाए कर्ता के साथ तो निश्चित ही वहां पर सकर्मक होगा, यानी वह क्रिया सकर्मक होगी। इससे आप एक बात समझ रहे होंगे कि देखिए, मोहन ने किताब पढ़ा, यह भूतकाल में है, सामान्य भूत में है, यह मतलब भूतकाल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में यदि जैसे कोई आपको सामान्य वर्तमान काल में कोई वाक्य दे दिया, अब आपको चेक करना है कि वह सकर्मक है कि अकर्मक। तो सामान्य जो वर्तमान काल है उसको भूतकाल में परिवर्तित कर लीजिए। जैसे यही रहता है पर, जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल है, लेकिन इसी वाक्य को यहाँ पर लिख दिया गया मोहन किताब पढ़ता है। अब इसे हम लोग यदि भूतकाल में बनाए तो मोहन ने किताब पढ़ा, अब भूतकाल में हो गया, यहाँ पर पढ़ता है या फिर पढ़ रहा है वर्तमान काल है। इसे यदि हम लोग भूतकाल में बनाए तो मोहन ने किताब पढ़ा, तो भूतकाल में यदि बना रहे हैं उसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो गया तो समझ जाइए कि वह सकर्मक है। अब मोहन किताब पढ़ता है वर्तमान है, मोहन ने किताब पढ़ा भूतकाल है, और इसमें देखिए कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो गया तो यह सकर्मक हो जाएगा। तो एक और तीसरा तरीका था कि आप वर्तमान काल को भूतकाल में चेंज करके देख लीजिए कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वह निश्चित ही सकर्मक होगा, और यदि यह भूतकाल में बनाने पर भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता तो वह अकर्मक होगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो ये हम लोग सकर्मक और अकर्मक पहचानने के तरीके को जाने। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है, आ रहा है और आएगा आगे भी। ठीक है, एकदम लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कर्ता क्रिया, जो क्रिया है संरचना व प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों को भी जानेंगे एकदम बिल्कुल सही, सटीक, सरल, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए क्रिया के प्रकार में संरचना व प्रयोग के आधार पर। तो संरचना व प्रयोग के आधार पर सीधे पूछे तो 8 प्रकार बताना है, लेकिन केवल संरचना के आधार पर बोले, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, तो इसके आधार पर हो जाएंगे आपके 5 प्रकार, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया है, एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया है। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हो जाएंगे इसमें, पहला हो जाएगा संयुक्त क्रिया, दूसरा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा हो जाएगा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, पांचवा हो जाएगा कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो ये 5 प्रकार के आपको हो जाएंगे क्रिया, किसके आधार पर? तो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर 5 प्रकार के क्रिया हो जाएंगे। कृदंत, ठीक है, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। नेक्स्ट है इसमें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर दूसरा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर, तो इसके आधार पर हो जाएंगे 3 प्रकार के, इसके आधार पर क्रिया 3 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? तो पहला हो जाएगा इसमें सामान्य, सामान्य क्रिया,
दूसरा हो जाएगी सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, और तीसरा इसमें हो जाएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो ये हो जाएंगी प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया और संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया। और कभी आपसे सीधे पूछे कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, तो 8 प्रकार आपको बताना है। केवल नॉर्मली पूछे कि क्रिया कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन के आधार पर आप लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो तो संरचना के आधार पर 5 प्रकार लगा दीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए प्रकार हो गए। अब यदि इन प्रकारों को भी हम लोग जाने तो एक एक प्रकार को भी अच्छे से जान सकते हैं। हम लोग जानेंगे भी आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर। उसमें पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से पहले हम लोग प्रयोग के आधार पर जान लेते हैं सामान्य क्रिया को। सामान्य क्रिया जान लेंगे तो संयुक्त क्रिया जानने में आसानी रहेगा। ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया पहला हो जाएगा सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया की बात करें तो सामान्य क्रिया क्या कि ऐसे जो वाक्य है कोई, उसमें केवल एक क्रिया है तो वहाँ पर सामान्य क्रिया है। एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया होता है। ठीक है। एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक कार्य बताने के लिए एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक क्रिया हो, एक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया होता है। तो सामान्य क्रिया होता है। तो ये हो जाएगा सामान्य क्रिया। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है या फिर मोहन हंस रहा है। मोहन हंस रहा है। तो देखिए मोहन हंस रहा है, इसमें हंसना क्रिया है, एक ही क्रिया है, एक ही कार्य बता रहा है, एक ही वाक्य है। तो एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया होता है। प्रयोग के आधार पर पहला था सामान्य क्रिया, इसे हमने जाना। ठीक है। दूसरा हम लोग यदि पढ़े इसमें प्रयोग के आधार पर तो दूसरा हो जाएगा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। अब सजातीय क्रिया क्या होती है? तो यदि हम लोग सजातीय क्रिया की बात करें तो इसमें जो क्रिया होता है ना, इसमें जो क्रिया होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा न बनकर, जो इसमें जो कर्म होता है वह संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा नहीं बनता है, वह जो कर्म होता है वह क्रिया के द्वारा ही बनता है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग यदि बात करें सजातीय क्रिया में कर्म संज्ञा या सर्वनाम से नहीं बनता है। इसमें जो कर्म होता है क्रिया की मूल धातु से बना होता है। इसमें जो कर्म होता है, कर्म क्रिया की मूल धातु से बना होता है। क्रिया की मूल धातु से बना होता है। अब ये क्या है? अब उम्मीद समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ जाइएगा एग्जाम्पल के द्वारा। ये कर्म जो है क्रिया की मूल धातु से बना होता है। अब ये क्या है? ये क्या बवाल आ गया? तो देखिए एग्जाम्पल इसमें है कि भारत ने लड़ाई लड़ी। जैसे यदि देखें तो भारत ने लड़ाई लड़ी। इसमें देखिए लड़ाई जो है कर्म की तरह है, लेकिन जो लड़ाई यानी लड़ मूल धातु है, इससे बनेगा क्रिया लड़ना। तो लड़ना तो क्रिया हो गया। अब लड़ना क्रिया की मूल धातु लड़ है, इससे बना है कर्म। यहाँ पर जो लड़ाई है यह कर्म है। भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई यहाँ पर कर्म है, और यह जो लड़ाई है ये क्रिया से बना हुआ कर्म है। यही यहाँ पर लिखा है कि कर्म जो है क्रिया की मूल धातु से बना होता है, इसलिए इसे सजातीय क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए लड़ी
एक क्रिया हो गया, और दूसरा क्रिया लड़ाई, एक ही तरह है तो इसलिए सजाती क्रिया है। एक ही तरह है ना कि लड़ाई और लड़ी दोनों एक ही तरह है, तो इसलिए यह सजाती क्रिया है। और ये जो इसमें कर्म होता है क्रिया की मूल धातु से बना होता है। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होता है? तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता के लिए होता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ना इसमें क्रिया है, पढ़ना इसमें जो है मुख्य क्रिया है। अब रहे हैं ये क्या है? तो यही तो है सहायक क्रिया। पढ़ना मुख्य क्रिया और रहे हैं सहायक क्रिया। तो हम पढ़ रहे हैं आपका हो जाएगा रहे हैं सहायक क्रिया, पढ़ना मुख्य क्रिया, हम कर्ता हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं सहायक क्रिया हो जाएगा इसमें रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रयोग के आधार पर तीनों प्रकार को पढ़ा। अब पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा कि एक वाक्य में एक कार्य बताने हेतु एक से अधिक क्रिया हो तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। संयुक्त क्रिया अब हम लोग पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर तीनों प्रकार हमने देख लिया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया संरचना के आधार पर। एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक क्रिया नहीं होगा, यहाँ पर एक से अधिक क्रिया हो। अब यहाँ पर होगा एक से अधिक क्रिया। एक से अधिक क्रिया हो, एक से अधिक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया होता है। तो एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक से अधिक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया, सामान्य नहीं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या था सामान्य। एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया, एक वाक्य में एक कार्य बताने के लिए एक से अधिक क्रिया हो तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे देखिए, तो जैसे में उदाहरण इसका हो जाएगा कि आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया। पढ़ना एक क्रिया हो जाएगी और लिया यानी लेना दूसरी क्रिया यह हो जाएगी। तो यह हो जाएगी संयुक्त क्रिया। एक ही कार्य को बताने के लिए एक से अधिक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। तो पढ़ना और लिया लेना दो क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। एक ही कार्य को बता रही हैं, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो जो मुख्य क्रिया होगी उसके पहले भी एक क्रिया होगी तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, किसी वाक्य में जिस क्रिया से कार्य के पहले होने का बोध हो। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जिस वाक्य में कार्य को बताने के लिए एक क्रिया होगा और उससे पहले जो कार्य, जैसे कोई वाक्य है उसमें यदि दो क्रिया है तो जो क्रिया पहले हुए कार्य को बताती है, पहले जो काम होता है उस कार्य को बताती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नहीं समझे? लिखिए पहले इसका यदि हम लोग लिख लें इसका परिभाषा, किसी वाक्य में जिस क्रिया के किसी वाक्य में जिस क्रिया से कार्य के पहले होने का बोध हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य में जो ऐसा कोई वाक्य जिसमें दो क्रिया है और उन दो क्रियाओं में से जिस क्रिया से कार्य के पहले होने का बोध हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे जैसे देखें तो हो जाएगा मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। सो गया। तो देखिए इसमें सोना एक क्रिया है और पढ़ना एक क्रिया है। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पहले किस क्रिया का कार्य हो रहा है? तो पहले देखिए पहले पढ़ रहा है कि पहले सो रहा है? तो पहले पढ़ेगा फिर उसके बाद सो गया, यानी पढ़कर सो गया। तो जो पढ़ना यानी पढ़कर है यह हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया तो पढ़ना यानी पढ़कर सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सोकर पढ़ गया। सोकर पढ़ गया ये क्या हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुई, एकदम गलत बात है। तो सोना पहले पढ़ना होगा फिर उसके बाद सोएगा, ठीक है। तो मोहन पढ़कर सो गया तो हो जाएगा पढ़ना इसमें पूर्वकालिक क्रिया। और आपको बता दें कि जो पूर्वकालिक क्रिया होगा, पूर्वकालिक क्रिया के अधिकांश जो क्रिया होंगे मैक्सिमम उसमें कर प्रत्यय लगा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट बना के लिख लीजिए कि पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगा होगा। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगा होता है तो उसे हम लोग अधिकांश में कर प्रत्यय लगा होगा। तो यह आपके पहचानने का तरीका है कि पूर्वकालिक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें, नेक्स्ट हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्ता होते हैं जिसमें एक कार्य करेगा तथा दूसरा करवाएगा। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो क्रिया होंगे। इसमें दो क्रिया होंगे। एक कार्य करेगा तथा दूसरा करवाएगा। इसमें दो क्रिया होंगे, एक कार्य करेगा और दूसरा करवाए। दो कर्ता होंगे। इसमें दो कर्ता होंगे जो उसमें एक कार्य करेगा तथा दूसरा करवाएगा, ठीक है। दो कर्ता होंगे तभी ना दो लोग होंगे यानी एक कार्य करेगा एक करवाएगा। एग्जाम्पल देखें तो माँ ने बेटी से भोजन पकवाया। माँ ने बेटी से भोजन पकवाया या बनवाया। लिख लीजिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। बनवाना इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा और इसमें दो कर्ता होंगे, माँ और बेटी दो कर्ता है। तो माँ ने प्रेरणा दिया, किसको दिया? बेटी को प्रेरणा दिया, इसीलिए तो इसने बनाया। तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। दो कर्ता होगा, एक कार्य करेगा, बेटी कार्य कर रही है, एक कार्य करवाएगा, माँ कार्य करवा रही है। तो माँ ने बेटी से भोजन बनवाया तो आपका हो जाएगा इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरह आप लोग आसानी से एकदम पहचान सकते हैं कि दो कर्ता होगा, एक कार्य करेगा दूसरा करवाएगा। एग्जाम्पल है माँ ने बेटी से भोजन बनवाया, तो माँ ने कार्य करवाया, बेटी ने कार्य किया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया क्या है? तो कृदंत क्रिया की यदि हम लोग बात करें तो कृदंत क्रिया धातुओं में
कृदंत क्रिया धातुओं में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लगा दीजिए। ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनता है उसे हम लोग कृदंत क्रिया कहते हैं। अब धातु क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था और अब फिर से जान लीजिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय ना प्रत्यय को छोड़कर सभी प्रत्यय, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लगाने से, कोई भी प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनेगा उसे हम लोग कहेंगे कृदंत क्रिया। उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा कृदंत क्रिया। जैसे देखें, आपको देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे धातु में ना प्रत्यय को छोड़ना है। जैसे देखिए चल है, इसमें प्लस में करके ना मत जोड़िएगा, ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा। और उस पर लिखा क्या है कि ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लगा दीजिए। जैसे देखिए चल में हम लोग यदि कर प्रत्यय लगा दें, चलकर, या फिर यहाँ पर देखिए पढ़ में यदि हम लोग कर प्रत्यय लगा दें तो पढ़कर, यहाँ पर हो जाएगा चलकर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पढ़कर। तो देखिए ना प्रत्यय नहीं है, ना प्रत्यय के अलावा कोई भी प्रत्यय लगा दीजिए। तो जैसे पढ़ में एगा प्रत्यय लगा दें तो पढ़ेगा, चल में एगा प्रत्यय लगा दें तो चलेगा। तो कोई भी प्रत्यय लगा दें, केवल ना प्रत्यय को छोड़कर धातु में कोई भी प्रत्यय लगाने से कृदंत क्रिया बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट और लास्ट है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया हम लोग देखेंगे क्या है, क्या होता है नाम धातु क्रिया, और ये हमारा लास्ट है। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्रिया का। नेक्स्ट है नाम धातु। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु कहते हैं। अब जैसे देखें, जैसे में यदि देखें तो जैसे हो जाएगा चमक, जैसे हो जाएगा चमक, चमक में लोग ना प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा चमकना, चमकना। नेक्स्ट इसमें लज्जा, लज्जा में ना प्रत्यय जोड़ दें तो लज्जाना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया कि संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो एक खत्म हो गया हमारा क्रिया का टॉपिक। तो क्रिया के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, क्रिया पढ़ा, क्रिया क्या होता है, क्रिया के प्रकार पढ़ा, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और उन प्रकारों को भी विस्तार से पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और एसएससी जीडी में इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और हमारे साथ आप लोग बने रहिए। 20/20, 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।